हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और जीके के मॉडल टेस्ट में, जिसकी आपको पता है कि हम डेली एक मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन सीखते हैं, यानी कि करीब 100 के करीब अपने क्वेश्चन 15-20 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत की रैंक कितनी है वर्ल्ड फ्यूल बायोफ्यूल प्रोडक्शन में। वर्ल्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन 2024-25 में करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। तो भारत की जो रैंक है वो थर्ड रैंक है। बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? थर्ड है। आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पर कौन से कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ कैंपा फंड इन इंडिया। तो एक कैंपा फंड बनाया गया है जिसका यूज किस लिए है? क्या गांव के विकास के लिए, या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, या ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल सेक्टर को मदद करने के लिए? तो जो ये कैंपा फंड है इसका जो उद्देश्य है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जंगलों को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रिजर्व हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक ओवर एंड अबव द स्टैट्यूटरी मिनिमम विद द आरबीआई। देखो, हमारे यहाँ सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। तो ये दो चीज डिटरमाइन करता है, एक है सीआरआर जिसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो आरबीआई क्या कहता है कि भाई, तो अगर तुम्हारे पास आज की डेट में मतलब 100 रुपए आए एक दिन में, तो अगर सीआरआर 10% है तो उसका 100 का 10% यानी कि 10 रुपए किसके पास चले जाएंगे? आरबीआई के पास चले जाएंगे। ठीक है। फिर अगर एसएलआर भी 10% है तो एसएलआर बैंक वाला आरबीआई ये कहता है बैंकों को कि आप क्या करना, जो आपके पास पैसे आए 100 रुपए आए थे उसमें से 10 रुपए तो आपने हमें दे दिए, आरबीआई को दे दिए, और 10 रुपए आप अपने पास रखो ताकि इमरजेंसी में कोई भी कंज्यूमर मांगने ना आ जाए। ठीक है। बच्चे कितने? 100 आए थे, 100 में से 10 यहाँ चले गए, 10 यहाँ चले गए, बच्चे 80। अब वो 80 रुपए जो है वो क्या कर सकता है? एक बैंक अपने कंज्यूमर को लोन दे सकता है। ठीक है। 80 रुपए का वो क्या दे सकता है? अगर उसके पास कोई कंज्यूमर मांगने आता है तो ये 80 रुपए का लोन दे सकता है, और इसको बोलते हैं एक्सेस रिजर्व। एक्सेस रिजर्व इसको बोलते हैं। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सिक्के कौन छापता है? तो देखो, बाकी सारे जो नोट है भारत में वो आरबीआई छापता है, लेकिन 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती है। इसलिए सारे नोट पर आरबीआई के जो गवर्नर है उनके साइन होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं 1 रुपए के नोट पर। आरबीआई के बारे में बात करें, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। हिल्टन तो 35 में बना। पहला हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में था, जिसको परमानेंटली 1937 में परमानेंटली इसको मुंबई में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया। और इसमें क्या है, 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ, यानी सरकार ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। स्टेट बैंक की बात करें तो इसको 1955 में एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, जिसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। उससे पहले जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो 1921 में तीन, जो बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ मद्रास, उनको मर्ज करके एक बैंक बनाया गया था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे चलकर एसबीआई बना, जो एशिया का सबसे ज्यादा ब्रांचेस वाला बैंक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच 4 कंट्रीज आर कॉल्ड एशियन टाइगर। कौन से एशिया के 4 देश है जिनको एशियन एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है? तो हांगकांग है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है और ताइवान है। हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ताइवान। नेक्स्ट बात करें, द ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्वेश्चन हमारी जीके की सीरीज में इसमें पहले भी एक बार आ चुका है। देखो, जिस पॉइंट के बाद एक बेचने वाले को घाटा होना शुरू हो जाएगा उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। उससे ज्यादा, ठीक है, अगर उससे ज्यादा वो प्रोडक्शन करेगा तो उसको क्या होगा?
घाटा होगा। तो वो कहलाता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, आपका TR यानी कि टोटल रिवेन्यू यानी कि टोटल कमाई TC के बराबर होती है, यानी कि टोटल कॉस्ट टोटल खर्चे के बराबर होती है। नेक्स्ट बात करें, द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और इसके लिए 14 दिन पहले उनको नोटिस भेजना पड़ेगा, और इस प्रस्ताव के लिए 50 लोगों का समर्थन चाहिए, ठीक है, 50 MP का समर्थन चाहिए। और उसके बाद क्या होगा, ये दोनों हाउस से पास होगा, तब जाके भारत के राष्ट्रपति अपनी पोस्ट से हट सकते हैं। और ये इम्पीचमेंट का मेथड हमने USA से लिया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जुडिशियरी की व्यवस्था ली है, फंडामेंटल राइट लिए हैं, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट लिए। बात करें यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है, मौलिक कर्तव्य जिनको कहते हैं। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री व्यवस्था ली, सिंगल सिटीजनशिप ली है, और कैग की पोस्ट उठा ली है वहां से। फ्रांस की रिवॉल्यूशन से हमने फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी, ये 3 कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 शेड्यूल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, जिनमें से जो 8वीं जो शेड्यूल है वो भाषा की बात करती है। तो वो कह रहा है कि भाई हमने क्या किया था, जो शुरुआत में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया 1950 में, तो उस टाइम पर 14 शेड्यूल लैंग्वेज थी, जिसमें 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी इनको जोड़ा गया। और फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन भाषा को जोड़ा गया। तो वो पूछ रहा है बाद में कौन कौन सी जोड़ी गई, तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और एक और चीज याद रखनी है, इन 22 भाषाओं में इंग्लिश शामिल नहीं है। भारत की पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, तो भारत की पार्लियामेंट 3 चीज से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, इसमें 543 सीट होती है, मैक्सिमम 550 होती है। राज्यसभा इसको अपर हाउस कहते हैं, और इसमें 245 सीट है और मैक्सिमम है 250। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, पर प्रथम नागरिक इनको कहा जाता है। जनरली द सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड बाय, तो जो उत्तर भारत का जो मैदान है, जो इसकी जो मिट्टी है जिससे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं, ये एलुवियल सॉइल किससे मिलके बनी है, तो एलुवियल सॉइल किससे मिलके बनी है, जो नदियां थी वो अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर लेकर आती रही और उनको जमा करती रही, और उनके जमा करने की वजह से क्या बन गया, यहाँ पर एक मैदान बन गया। नेक्स्ट बात करें ह्वेन त्सांग। ह्वेन त्सांग किसके यहाँ पर आया था, ह्वेन त्सांग जो एक चीनी यात्री था, तो वो कौन से राजा के टाइम पर आया था, किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन, सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन के यहाँ पर आए थे ह्वेन त्सांग। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना फाहियान किसके टाइम पर आए थे, फाहियान। अगला कह रहा है कौन से मुस्लिम एडवेंचरर थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया था, तो एक नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, ठीक है, बिहार, आज के टाइम के बिहार में, और इसको एक अटैकर ने, ठीक है, इसको जला दिया था, इसके पूरे साहित्य नष्ट हो गया था। नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन बख्तियार। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर, सबसे बड़ी सेना मध्य भारत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की थी। नहीं, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे, और सबसे बड़ी सेना अलाउद्दीन खिलजी की थी। मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने राजधानी को शिफ्ट कराया था, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर राजधानी को शिफ्ट कराने के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम, भारत में मुस्लिम
उसकी स्थापना के लिए, या पहला जो मुस्लिम अटैकर था वो मोहम्मद बिन कासिमी थे, जिन्होंने सिंध क्षेत्र में अटैक करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन से राजा के टाइम पर, कौन से राजा को पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक था? तो जो जहांगीर थे, जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए भी जाने जाते हैं, चेन ऑफ जस्टिस के लिए भी जाने जाते हैं जहांगीर। और इनके दरबार में, ठीक है, इनके टाइम पर क्या था, पेंटिंग अपने हाई पॉइंट पर थी। शाहजहां, शाहजहां जाने जाते हैं आर्किटेक्चर के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। अकबर, अकबर जाने जाते हैं दीन ए इलाही और सुलह कुल, ये दो धार्मिक पॉलिसी उन्होंने चलाई थी, दीन ए इलाही नया धर्म, और एक धार्मिक सेकुलर धार्मिक पॉलिसी जिसका नाम था सुलह कुल। इसके अलावा जो आग, इसके अलावा जो हल्दी घाटी के युद्ध के लिए भी आपको अकबर को याद रखना है, ठीक है। औरंगजेब, औरंगजेब अंतिम पावरफुल मुगल बादशाह, 1707 में इनकी डेथ हुई और इन्होंने अपने फादर को आगरा के किले में बंद करवा दिया था। द कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल देखो, इलेक्टोरेट में और रिजर्वेशन में अंतर होता है। रिजर्वेशन तो ये कहता है कि भाई ये सीट रिजर्व है, उस कम्युनिटी का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगा और वोट सब डालेंगे। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट होता है कि भाई चुनाव भी उसी कम्युनिटी का कैंडिडेट लड़ेगा और वोट भी सिर्फ वही डालेंगे। इसको बोलते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट। तो जो कम्युनल कम्युनल जो इलेक्टोरेट पे जो व्यवस्था थी, वो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म था 1909 का। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं, इसमें प्रावधान था। 1935 की बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, तो इसने क्या किया, इसको ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट इसे कहते हैं। 1919 में जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, इसके द्वारा भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित हुई थी। नेक्स्ट बात करें, टू स्टेट विच हैड नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 1937। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, तो उसने क्या करा था, भारत में पहले जनरल इलेक्शन की घोषणा करी थी। उस टाइम पर 11 प्रोवेंसी हुआ करती थी, 11 प्रांत हुआ करते थे। प्रांत मतलब आज के टाइम के स्टेट। इन 11 प्रांतों में से जो ज्यादातर जगह पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, आईएनसी ने अपनी सरकार बनाई थी, और 2 जगह पर क्या था, आपकी मुस्लिम जो लीग थी वो जीत गई थी। 11 में से 7 में कांग्रेस जीत गई थी और 4 में मुस्लिम लीग। अब जो 4 में से पूछ रहा है, एक बंगाल था और एक पंजाब था। नेक्स्ट है, सी ब्रिज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग। तो सी ब्रिज कब बनता है? तो सी ब्रिज क्या है, जैसे ये यहाँ पर लैंड है और ये पानी है। अब लैंड की तो क्या आदत है, वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है, और पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो जैसे दिन के टाइम पर जो लैंड है वो गर्म हो जाती है, और जहां गर्मी ज्यादा होती है वहां पर हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है, तो यहाँ बन जाता है लो प्रेशर। अब ये जो समुद्र का पानी है, ये लैंड के कंपेयर में धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो यहाँ है हाई प्रेशर, और हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, इसलिए दिन में रहती है सी ब्रिज। रात को क्या होगा, रात को उल्टा हो जाएगा, जो लैंड है वो तो एकदम से ठंडा हो जाएगा और जो पानी है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, यानी कि इधर बन गया हाई प्रेशर और इधर बन गया लो प्रेशर, इसलिए जो हवाएं हैं वो लैंड टू सी चलेगी। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड एज ग्लेशियल? ग्लेशियर ये होना चाहिए था, ठीक है। तो कितना जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, तो ये है आपका 70%, ठीक है। 70% बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दोनों, वो अपने किनारों पर एक फ्लैट प्लेन बना लेती है, मैदान बना लेती है, इसको डेल्टा कहते हैं। सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है। और कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती, तो जो मैदानों से जाएगी वो डेल्टा बनाएगी, और जो रिफ्ट वैली में बहेगी वो नहीं बनाएगी। तो ये जो VNST, ये जो नर्मदा और तापी जो नदी है, ये रिफ्ट वैली में बहती है, यानी कि 2 माउंटेन के बीच का जो रास्ता होता है उसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो ये जो नर्मदा और तापी है, ये आपके रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियां हैं।
और ये कुछ ऐसी गिनी चुनी नदियों में से है जो अपना पानी अरेबियन सी में डालती है, ठीक है। तो ये क्या नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, ये अपने किनारों पर बनाती है एस्चुरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, इनमें तट रेखा है तो सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत की ये जो कोस्टल रेखा है यहाँ गुजरात से शुरू होकर इधर तक, ठीक है, ये कितने मीटर लंबी है, ठीक है, कितने किलोमीटर लंबी है भारत की कोस्ट लाइन। नेक्स्ट कह रहा है द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बेसिकली क्या है, दो माउंटेन के बीच के रास्ते को पास बोलते हैं, इसको ला भी बोलते हैं। और ये पूछा है कि ये कौन सा पास हिमाचल प्रदेश में है। तो अगर हम बात करें नाथुला की तो ये सिक्किम में है, और जो सिटकिला है वो आपका सिटकिला है, मना है, ये सारे हिमाचल प्रदेश में है। एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट का कौन सा एग्जाम्पल है, तो वो है एप्पल। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नॉर्मल फास्टिंग हमारे यहाँ पर जो शुगर लेवल है वो कितना होना चाहिए, 80 टू 100 mg, कितना होना चाहिए 100 ml ब्लड में 80 टू 100 mg क्या होना चाहिए आपका ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि भाई आपने बैंक में पैसा दे के आए और आप 100 रुपए दे के आए, तो एक साल के बाद बैंक आपको कितने रुपए आपके खाते में एज अ ब्याज डाल देगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस आधार पर तय होता है, तो वो लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस के आधार पर होता है। लिक्विडिटी होती है तरलता, यानी कि मार्केट में कितना पैसा है, तो मार्केट में कितनी पैसे की डिमांड है उस आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है। अगर लोग ज्यादा लोन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सामने वाला जो बैंक है वो ज्यादा रख कर देगा, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हाँ उनके बैंक में पैसा जमा करे। तो सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 24वें की बात करें, वेक्टर ऑफ अ डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज, तो वो कह रहा है कि जो स्लीपिंग सिकनेस होती है वो इनमें से किसकी वजह से होती है। वेक्टर होते हैं जो बीमारी को फैलाने वाले माइक्रोब्स को आपके वेक्टर या पैथोजेंस कहते हैं। तो इसमें है टैसी फ्लाई, ठीक है, डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डायनासोर कब खत्म हो गए, तो 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन पूछे, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आपको ये सेशन जरूर कैसा लग रहा है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मिलेंगे हम एक और जीके के मॉडल टेस्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।